शुरुआत करते हैं जंग से जुड़ी हुई खबर के साथ, जहां मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग को 16 दिन अब हो चले हैं। अमेरिका इजरायल ने ईरान को कमजोर समझकर ये जंग छेड़ी और कुछ दिनों में इसे खत्म होने का भ्रम यहां पर पाल लिया था। लेकिन देखिए, इतने दिन होने के बावजूद ना तो ईरान हिला है और ना ही झुकता हुआ नजर आ रहा है। अब बात अगर उधर इजरायल की जाए तो अकेले इजरायल ने ही 7600 बम गिरा दिए हैं। लेकिन वो ईरान और ईरान की सेना का मनोबल नहीं तोड़ पाया। ईरान की लीडरशिप को खत्म किया, बड़े अधिकारियों को मारा, लेकिन ईरान डटा रहा क्योंकि वो जानता है उसके पास वो ताकत है जिसके दम पर वो किसी भी दुश्मन से लोहा मोल ले सकता है, जिसका जिक्र खुद ईरानी कमांडर ने किया था और 10 साल तक युद्ध लड़ने की बात कही थी। अब सोचिए, ईरान पर अकेले इजरायल ने 16 दिनों में 7600 से ज्यादा हमले किए, यानी हर दिन 475 अटैक, और अगर हर घंटे की बात करें तो करीब 20 अटैक। हर 3 मिनट में एक बम गिर रहा था, जो किसी भी देश को तोड़ने और घुटनों पर लाने के लिए काफी है। लेकिन ईरान गिरना तो दूर की बात है, झुका तक नहीं। इजरायल का टारगेट ईरानी शासन के मुख्यालय और संपत्तियां हैं, जिन पर 2000 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन दागे गए हैं। वहीं परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ 4700 हमले हुए हैं। लेकिन ईरान जंग के मैदान में सीना ताने खड़ा है। मुश्तबा खामेनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर बनाया गया, लेकिन सर्वोच्च नेता घोषित होने के 7 दिन बाद भी वो किसी के सामने आ नहीं पाए हैं। लेकिन इस सस्पेंस के बीच अब कुवैत की मीडिया ने बहुत बड़ा दावा कर दिया है, और दावा इस बात का है कि मुश्तबा रूस में मौजूद है और राष्ट्रपति पुतिन के सीक्रेट अस्पताल में इस वक्त उनका इलाज चल रहा है। यानी जिस मुश्तबा खामेनेई को अमेरिका की CIA से लेकर इजरायल की मोसाद तक ईरान में खोज रही है, वो 2500 किलोमीटर दूर रूस के मॉस्को में मौजूद है। ये दावा कुवैत मीडिया ने किया है। कुवैत मीडिया अल जरीदा के मुताबिक मुश्तबा खामेनेई की हेल्थ और सिक्योरिटी को देखते हुए सीक्रेट अभियान चलाया और रूसी विमान के जरिए मॉस्को ले जाया गया, जहां मुश्तबा का सफल ऑपरेशन हुआ और वो राष्ट्रपति भवन के निजी अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। दावों की सच्चाई के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुझे खबर मिली है कि वह जिंदा नहीं है, और अगर वह जिंदा हैं तो उन्हें अपने देश के हित में एक बहुत ही समझदारी भरा कदम उठाना चाहिए, और वह है सरेंडर। नेतन्याहू और ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि वो ईरान की लीडरशिप और नए सुप्रीम लीडर को खत्म कर देंगे, लेकिन अब तक वो मुश्तबा की लोकेशन पता नहीं लगा पाए हैं। और दूसरी तरफ रूस ने ईरान को 13 टन मानवीयता के आधार पर मेडिकल सामान से भरा कार्गो भेजा है। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर जब ईरान में मोसाद और CIA एक्टिव थी, तो फिर मुश्तबा खामेनेई 2500 किलोमीटर दूर मॉस्को आखिर कैसे पहुंच गए? तो इसके पीछे है रूस की सीक्रेट एजेंसी और उनका सैन्य विमान। देखिए, इसको लेकर और डिटेल आपको देते हैं। दरअसल मोसाद और CIA मुश्तबा की खोज में जुटी हुई थी। सुप्रीम लीडर बनने के बाद मुश्तबा को खतरा भी था। ईरान की मुश्तबा की लोकेशन यहाँ पर लीक का डर ईरान को पहले सता रहा था। पुतिन ने मुश्तबा को रूस में शरण की पेशकश की, फिर मॉस्को शिफ्ट करने की पेशकश ईरान ने मान भी ली। अब रूस का सैन्य विमान ईरान के तेहरान पहुंच गया। सैन्य विमान मुश्तबा को लेकर मॉस्को आ गया, और ये पूरा का पूरा जो ऑपरेशन है वो रूस की KGB ने अंजाम दिया है। राष्ट्रपति पुतिन खुद कभी KGB के एजेंट थे। और ईरान के न्यूक्लियर हथियारों से दुनिया को बचाने का दावा कर युद्ध में कूदे ट्रंप अब दुनिया को ऊर्जा संकट में धकेल चुके हैं। हॉर्मुज़ स्ट्रेट में ईरानी हमलों को सुरक्षा देने का उनका दावा भी अब काम नहीं आ पा रहा है। शिपिंग कंपनियां इस वक्त बहुत डरी हुई हैं, जिसके बाद ट्रंप ने बड़े देशों से मदद की गुहार लगा दी है। क्योंकि ट्रंप हॉर्मुज़ स्ट्रेट में न सिर्फ घिर गए हैं, बल्कि अलग थलग भी पड़ गए हैं, जिसकी पुष्टि करते हैं उनके ये पोस्ट। ट्रंप ने चीन, फ्रांस, जापान और साउथ कोरिया जैसे देशों से मदद की गुहार लगाई है, क्योंकि ट्रंप जानते हैं कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट में उनके सुरक्षा के दावे भी हवा हवाई हो गए और वो मौजूदा ऊर्जा संकट के लिए जिम्मेदार भी ठहरा दिए गए हैं। हालांकि वो अब भी दावा कर रहे हैं कि अमेरिका ने ईरान को मिलिट्री, इकोनॉमिक और हर तरह से हरा दिया है और पूरी तरह से खत्म कर दिया है। लेकिन ट्रंप की अपील फिर भी बेकार गई। जापान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट में शिप भेजने से इनकार कर दिया है। फ्रांस अपने पहले की तरह डिफेंसिव मोड में रहेगा। चीन ने एक बार फिर शांति की बात दोहराई है। ग्रेट ब्रिटेन दूसरे शिप रूट्स की बात कर रहा है। अमेरिका की इस हालत पर ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी दावा किया है कि ट्रंप चीन के सामने गिड़गिड़ा चुके हैं। ऐसे में ट्रंप अमेरिका की जीत का दावा भला क्यों कर रहे हैं? अब देखिए, ट्रंप भले ही हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर नियंत्रण लेने के दावे करते हुए नजर आ रहे हो, लेकिन चीन, जापान जैसी शक्तियों से उनकी मदद की मांग बिल्कुल साफ इशारा करती है कि अभी यहां ईरान पीछे नहीं हटा है। और तो और ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट में अपनी तैयारियों का वीडियो जारी कर अमेरिका को हद में रहने की चुनौती दे दी है।
जिसमें ईरान ने अपनी नेवी की ताकत दिखाने की कोशिश की है। वीडियो में ईरान के अटैक शिप, कॉम्बैट ड्रोन का नेटवर्क, आसमान में गरजते फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर, कमांडो, टैंक सभी को पूरी तरह तैनात और तैयार दिखाया गया है। जबकि अमेरिका और इजरायल ये बार बार दावा करते हैं कि ईरान की नेवी और एयरफोर्स तबाह हो चुके हैं। इसी के जवाब में ईरान ने अपनी ताकत दिखाने वाला ये वीडियो जारी कर जवाब दे दिया है। ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर साफ कह दिया है कि यहाँ से सिर्फ दोस्तों को ही गुजरने दिया जाएगा। ईरान ने हॉर्मुज़ में अपने हमले की क्षमता का वीडियो भी जारी कर दिया है और उसमें ईरानी हमलों में तबाह हुए कार्गो शिप्स के वीडियो को भी शामिल कर नई चेतावनी जारी कर दी है कि हॉर्मुज़ को लेकर उसकी धमकियों और उसकी ताकत को हल्के में लेने की गलती न की जाए। अब डोनाल्ड ट्रंप भले ही हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर नियंत्रण लेने के दावे करते हुए नजर आ रहे हो, लेकिन चीन, जापान जैसी शक्तियों से उनकी जो मदद है वो देखिए साफ इशारा जरूर कर रही है कि अभी पीछे हटा यहाँ पर नहीं है। वीडियो इनफैक्ट यहाँ पर जारी हो चुका है। आपको ये भी बता दें कि मिडिल ईस्ट में जो जंग छिड़ी हुई है उसको 15 दिन से ज्यादा का वक्त हो चला है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि इसकी जद में एक एक कर कई देश अब आते चले जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची का भी बड़ा बयान आ गया है। बयान दुनिया के 20% तेल सप्लाई वाली जगह को लेकर अब सामने आ चुका है। क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ सबसे बड़ा एपिसेंटर बन चुका है, जिसे खुलवाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। दावा था कि जंग की शुरुआत के साथ ही ईरान ने इसे बंद कर दिया, लेकिन अब विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने साफ किया कि यह सिर्फ दुश्मनों के लिए बंद है, दोस्तों के लिए नहीं। लेकिन जिस तरह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में कई जहाजों से फंसे होने की खबरें हैं, उस पर अराक्ची ने साफ कर दिया कि जहाज सुरक्षा कारणों से नहीं गुजर रहे। ईरान का इससे कोई सीधा संबंध नहीं है। हर दिन दुनिया के लगभग 20% तेल की सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती है। इसीलिए अगर ये रास्ता बंद होता है तो इसका असर पूरी दुनिया के तेल बाजार और अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। लेकिन ईरान ने साफ कर दिया कि उसका टारगेट सिर्फ उसके दुश्मन है। अब ईरान के साथ लंबी होती जा रही इस लड़ाई को देखते हुए ट्रंप नई स्ट्रेटेजी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि साम दाम दंड भेद की जो रणनीति है वो फेल हो चुकी है। तो अब ये जो भेद वाली स्ट्रेटेजी है वो एक्टिव कर दी गई है। ईरान का दावा यह है कि अमेरिका उसे फंसाने के लिए खाड़ी के जो देश हैं उन पर शाहिद ड्रोन जैसे दिखने वाले ड्रोन से अटैक कर रहा है। ईरान के शाहिद 136 ड्रोन जैसे दिखने वाले ये अमेरिका का लूकस ड्रोन है। ईरान का दावा है कि अमेरिका ने तुर्की, इराक, कुवैत और सऊदी अरब में अपने ड्रोन से दहशतगर्दी पैदा की है ताकि उससे ईरानी हमला बताया जा सके। ईरान के मुताबिक अमेरिका और इजराइल ने ईरान के आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136 का एक रीब्रांड संस्करण तैयार किया है, जिसे लूकस नाम दिया गया है। ये ड्रोन बिल्कुल शाहिद 136 की तरह अपनी लोन मूवर जैसी आवाज करता है। दरअसल ईरान ने खाड़ी देशों में सिर्फ उन्हीं हिस्सों को निशाना बनाया जहां अमेरिकी मिलिट्री, एयर और नेवल बेस है। यही वजह है कि इन हमलों के बावजूद खाड़ी के देश ईरान पर पलटवार नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब जब ईरान और अमेरिका इजराइल का युद्ध लंबा खिंचता जा रहा है, ट्रंप खाड़ी के देशों को भी युद्ध के मैदान में खींच लाना चाहते हैं। इसलिए ईरान के इस दावे में कहीं न कहीं दम दिखता है। इस महायुद्ध पर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का एक बड़ा स्टेटमेंट आ गया है। उन्होंने इसके लिए ट्रंप और नेतन्याहू को सीधे जिम्मेदार ठहरा दिया और साथ ही कह दिया है कि ईरान के परमाणु बम बनाने के एक झूठ ने भीषण तबाही ला दी, क्योंकि वो ईरान के प्लान को समझ नहीं पाए। उन्हें लगा कि ईरान परमाणु बम बनाने के करीब है और 26 फरवरी की आखिरी बातचीत के बाद 28 फरवरी को ईरान पर अटैक कर दिया। युद्ध ट्रंप और नेतन्याहू की गलतफहमी से शुरू हुआ। ईरान के विदेश मंत्री के मुताबिक ईरान के पास 440 किलो 60% एनरिच्ड मटेरियल है। अगर इसकी क्वालिटी को बेहतर किया जाए तो इससे 10 बम बन सकते हैं। ईरान इसे छोड़ने या इसका स्तर कम करने के लिए तैयार है। लेकिन 26 फरवरी को जिनेवा में अमेरिकी समकक्ष ने क्या समझा और ट्रंप को क्या समझाया, इसका तो मालूम नहीं है। ईरान का कहना है कि इस युद्ध के लिए ईरान नहीं, ट्रंप और नेतन्याहू का झूठ जिम्मेदार है। 26 की सच्चाई जब दुनिया के सामने आएगी तब ये मालूम चलेगा कि जिनेवा में आखिर हुआ क्या। लेकिन ईरान के दावे से कम ये तो जरूर लग रहा है कि सिर्फ ईरान की परमाणु नीति इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। इसके पीछे और भी कहानी हो सकती है। 28 फरवरी को जंग की शुरुआत होने के साथ ही ईरान और इजरायल एक दूसरे को धरती से मिटा देने की कसम खा रहे हैं। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर बेंजामिन नेतन्याहू की मौत का भी दावा किया जाने लगा। लेकिन इन सारे दावों के बीच आईआरजीसी ने भी एक बहुत बड़ी धमकी दे दी है। धमकी बेंजामिन नेतन्याहू को मारने की। आईआरजीसी ने धमकी दी है कि अगर नेतन्याहू जिंदा है तो हम उसका पीछा करते रहेंगे और मार देंगे, क्योंकि नेतन्याहू ने मिनाब में बेकसूर बच्चों को मार दिया है और नेतन्याहू को मारकर वो उनका इंसाफ लेंगे। इसके साथ ही आने वाले दिनों में जंग और तेज होने की भी बात कही।
ऐसे में IRGC सुसाइड बॉम्बर के जरिए अटैक कर सकता है, जासूसों और प्रॉक्सी के जरिए भी हत्या करवा सकता है। लेकिन IRGC के लिए ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा सुरक्षा में PM नेतन्याहू रहते हैं। क्योंकि जंग के बीच नेतन्याहू की मौत का जो दावा किया जा रहा है वो प्रोपेगेंडा है या फिर कुछ और, क्योंकि इससे पहले भी कई बार इस तरह की खबरें आ चुकी हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में नेतन्याहू की उंगलियां बताई जा रही हैं। इस जंग के शुरू होने के बाद से ईरान अमेरिका और इजराइल पर तगड़ा प्रहार कर रहा है। ईरान के निशाने पर अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं, तो इजराइल के तेल अवीव में ईरानी मिसाइलों ने विध्वंस मचा रखा है। उसी विध्वंस की लाइव तस्वीर भी अब सामने आ गई है। कैसे ईरान ने इजराइल में ऑपरेशन सर्वनाश चलाया हुआ है, जहां ईरान की तरफ से दागा गया क्लस्टर बम सड़क पर गिरते हुए कैमरे में कैद हो गया। वीडियो में देख सकते हैं कि सड़क पर गाड़ियां खड़ी हुई हैं, कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं। तभी क्लस्टर बम आकर गिरता है और उसके बाद तेज धमाका हो जाता है। धमाका होते ही सड़क पर बड़ा सा छेद हो जाता है और सड़क बिखर जाती है। ईरान का सबसे ज्यादा हमला तेल अवीव पर हो रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा आबादी वाला शहर होने के साथ ही यहाँ कई जरूरी इमारतें भी हैं और उन्हीं इमारतों में से अब एक खंडर में तब्दील हो चुकी है। ईरान की तरफ से ड्रोन और मिसाइलों के हमले के बाद गाड़ियां क्षतिग्रस्त दिखाई दी हैं। बिल्डिंग से आग के बाद धुआं निकलता दिख रहा है। इमारतों का मलबा सड़क पर पड़ा हुआ है। देखिए, इस साल 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। चुनाव आयोग ने तारीखों की आखिरकार घोषणा कर दी है। पश्चिम बंगाल में 2 चरण में और बाकी के जो 4 राज्य बचे उसमें 1 चरण में मतदान होने वाला है। नतीजे एक साथ 4 मई को आएंगे। तो आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को मतदान होगा। केरल, असम और पुडुचेरी में 9 अप्रैल को और तमिलनाडु में 23 अप्रैल को मतदान होना है और 5 राज्यों का जनादेश 4 मई को आएगा। Clear directions have been issued to all the enforcement agencies, nearly 24 of them, that elections in these states and UT shall be inducement free and violence free. पश्चिम बंगाल की 294 सीटों वाले इस राज्य में ममता बनर्जी की TMC और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है। 2021 में TMC ने 213 सीटें जीतकर भारी बहुमत हासिल किया था, जबकि बीजेपी 77 पर सिमट गई थी। असम में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है। 126 विधानसभा सीटों वाले असम में 2021 में बीजेपी ने 60 सीटें जीतकर सरकार बना दी थी, जबकि कांग्रेस को 29 और AIUDF ने 16 सीटें हासिल की थी। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 7 मई को विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। वहीं तमिलनाडु में 10 मई, असम में 20 मई और केरल में 23 मई को कार्यकाल खत्म होगा, जबकि पुडुचेरी में 15 जून को विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। इन 5 राज्यों में कुल मिलाकर 824 विधानसभा की सीटें हैं। बंगाल में जहां सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती है, वहीं तमिलनाडु में क्षेत्रीय अस्मिता का सवाल है। इसके साथ ही चुनाव आयोग पर उठती उंगलियों के बीच इन राज्यों में निष्पक्षता से चुनाव कराना एक बड़ी चुनौती होगा। इधर यूपी दारोगा भर्ती परीक्षा के एक सवाल में पंडित विकल्प दिए जाने को लेकर जबरदस्त घमासान हो गया है। ये बवाल बढ़ते देख इस पूरे मामले में अब जांच के आदेश दे दिए गए हैं। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी सख्त निर्देश जारी हो चुके हैं। दारोगा भर्ती परीक्षा में पूछे गए एक सवाल के विकल्प को लेकर सरकार एक्शन में है। जिम्मेदार लोगों पर गाज गिरनी तय है। मुख्यमंत्री योगी ने साफ लफ्जों में समझा दिया है कि आगे से ऐसी गलती की गुंजाइश न हो, इसीलिए सभी भर्ती बोर्डों के चेयरपर्सन को निर्देश दिए गए हैं। पेपर में किसी भी व्यक्ति, जाति, पंथ या संप्रदाय पर अमर्यादित टिप्पणी न करें। सभी पेपर सेटर्स भी इस निर्देश का कड़ाई से पालन करें और जो नियम तोड़ता है उसे तत्काल प्रतिबंधित किया जाए। इस प्रावधान को पेपर सेटर्स के साथ MOU का भी हिस्सा बनाया जाए। जिनको कुछ नहीं करना है वे जातिवाद के आधार पर सामाजिक एकता को छिन्न भिन्न करने का पाप कर रहे हैं। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि इस पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए गए हैं। जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होगी। और अब LPG की आपूर्ति से जुड़ी हुई खबर। केंद्र सरकार का दावा यह है कि LPG की कोई किल्लत नहीं है। राज्य सरकार का दावा है कि जमाखोरों पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी गैस एजेंसी के सामने लगने वाली ये जो कतार है वो कम होने का नाम नहीं ले रही। लोग अभी भी वैसे ही परेशान नजर आ रहे हैं। अब देश के अलग अलग हिस्सों से आई इन तस्वीरों को जरा देखिए। हरियाणा हो या फिर राजस्थान, यूपी हो या बिहार, हर जगह आज भी लोग सिलेंडर के लिए कतार में खड़े दिखे। कहीं हंगामा हुआ तो कहीं सड़क जाम के हालात पैदा हो गए। कुल मिलाकर कहा जाए तो हालात अभी भी सामान्य नहीं हुए हैं। आम आदमी अभी भी परेशान हो रहा है। किल्लत के पीछे बड़ी वजह जमाखोरी भी बताई जा रही है। ऐसा नहीं कि कार्रवाई नहीं हो रही।
आप इन तस्वीरों को जरा देखिए, कहीं जमाखोरी तो कहीं रीफिलिंग के आरोप में लोगों को पकड़ा गया है। सूरजपुर में 55 तो बुलंदशहर में 1000 से ज्यादा सिलेंडर बरामद हुए। मतलब साफ है, कार्रवाई हो रही है, लेकिन उसके बाद भी गैस एजेंसियों में कतार कम नहीं हो रही। इसके पीछे 3 बड़ी वजह सामने आ रही है: कालाबाजारी, जमाखोरी और पैनिक बुकिंग। केंद्र हो या राज्य सरकार इस संकट का समाधान करने में लगी हुई है, लेकिन इस मुश्किल वक्त में लोगों को भी धैर्य से काम लेना होगा। किसी भी तरह की अफवाहों से बचना होगा। सरकार और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करना होगा। अब ईरान से जारी महायुद्ध के बीच अमेरिका के लिए नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि एक बार फिर से किम जोंग अमेरिका को तेवर दिखा रहे हैं। सी ऑफ जापान की तरफ 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर किम ने बताने की कोशिश कर दी है कि वो कैसे इस पूरे युद्ध का पासा पलट सकते हैं। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग की बैलिस्टिक मिसाइलों का ये शक्ति प्रदर्शन बता रहा है कि वो युद्ध में उतरने के लिए किस कदर बेताब है। किम दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि उनकी ये आग बरसाती मिसाइलें युद्ध में कैसे गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। किम जोंग के तेवर इसलिए भी गर्म है क्योंकि साउथ कोरिया और अमेरिका अपना सालाना फ्रीडम शील्ड अभ्यास कर रहे हैं और इस युद्ध अभ्यास को नॉर्थ कोरिया अपनी सुरक्षा के लिए एक बड़े खतरे के रूप में देखता है। अब जब अमेरिकी मिडिल ईस्ट में युद्ध के मोर्चे पर डटा हुआ है तो किम अपने बड़े दुश्मन अमेरिका की राहों में कांटे बिछा सकते हैं, क्योंकि किम अपने नजदीकी रूस और चीन की तरह ईरान की तरफ झुक सकते हैं। ईरान दावा कर रहा है कि रूस और चीन से उन्हें पूरा सपोर्ट मिल रहा है। ऐसे में अगर किम जोंग भी ईरान के साथ खड़े हो जाते हैं तो अमेरिका को 2 मोर्चों पर जंग का सामना करना पड़ सकता है। जहां एक तरफ दुनिया के कई देश युद्ध की आग में झुलस रहे हैं, ऐसे में किम जोंग ने युद्ध का एक नया फ्रंट और खोल लिया तो विध्वंसक तबाही तय है। हॉर्मुज स्ट्रेट से कार्गो शिप और टैंकर्स की आवाजाही बंद होने से ऊर्जा संकट के बीच भारत के लिए एक राहत देने वाली खबर आ गई है। देखिए, एलपीजी लदे भारत के जो टैंकर हैं वो शिवालिक और नंदा देवी हॉर्मुज स्ट्रेट को पार करके भारत की ओर अब बढ़ चले हैं। इनकी सुरक्षा में भारतीय नौसेना ने अपने 3 वॉरशिप को फारस की खाड़ी के पास तैनात कर दिया है। क्योंकि बीते 16 दिनों से जारी मिडिल ईस्ट युद्ध की वजह से ये जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट में फंसे हुए थे और ईरान यहां से गुजरने वाले जहाजों को चेतावनी भी दे रहा था, जिसे देखते हुए पीएम मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान से और एस जयशंकर ने अराक्ची से बातचीत कर भारतीय जहाजों के लिए रास्ते खुलवा दिए। अब शिवालिक और नंदा देवी दोनों भारत की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। इसकी निगरानी के लिए भारतीय नौसेना ने अपने वॉरशिप को पारस की खाड़ी में तैनात कर दिया है। ये कदम समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा बनाए रखने और जरूरत पड़ने पर जहाजों को तुरंत सहायता देने के मकसद से उठाया गया है। इनके पहुंचते ही गैस की मारामारी खत्म हो जाएगी, क्योंकि शिवालिक 40,000 मीट्रिक टन एलपीजी के साथ आ रहा है और नंदा देवी भी 46,000 मीट्रिक टन से ज्यादा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। अब भारतीय नौसेना के 3 वॉरशिप फारस की खाड़ी से दोनों टैंकरों को एस्कॉर्ट कर बहुत जल्दी भारत लाएंगे। अब इस आधुनिक दौर में ये जो युद्ध है वो पारंपरिक तरीकों से नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी से लड़ा जा रहा है, जिसमें आत्मघाती ड्रोन जो है वो गेम चेंजर साबित हो रहे हैं, क्योंकि ड्रोन पलक झपकते ही दुश्मनों के खेमों में घुसकर जबरदस्त तबाही मचा सकते हैं। अब इसी मकसद से अमेरिका ने ईरान के खिलाफ युद्ध में मेरोप्स ड्रोन की खेप को तैनात कर दिया है। ईरान के आत्मघाती शाहिद ड्रोन का मुकाबला करने के लिए अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में मेरोप्स ड्रोन उतार दिए हैं। रिपोर्ट की अगर माने तो अमेरिका ने करीब 10,000 मेरोप्स ड्रोन की खेप को मिडिल ईस्ट में भेजा है। ईरान के शाहिद ड्रोन से भी सस्ता अमेरिका का ये विनाशक दुश्मन के खेमे में जाकर विध्वंसक मचाने में कारगर है। ये आधुनिक तकनीक से लैस होने के बावजूद डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में भी माहिर है। टारगेट को पहचानने और फिर उसे हवा में ही तबाह करने में ये सक्षम है। इसीलिए इस युद्ध में गेम चेंजर साबित हो सकता है। मेरोप्स ड्रोन का डिजाइन काफी कॉम्पैक्ट होता है। इस पूरे सिस्टम को एक पिकअप ट्रक में फिट किया जा सकता है। अब इसीलिए ये एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में काफी आसान है। इन मेरोप्स ड्रोन को मूल रूप से यूक्रेन के लिए विकसित किया गया था।